नमस्कार साथियों, मैं सोवित सिंह मैक्स अप नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है इंडियन ज्योग्राफी प्रिपरेशन आप लोगों की बेहतरीन चल रही है। आपको बता दूं, ये सीरीज खास करके कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी चलाई जा रही है, जो कि आपके किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए या आप यूजी पीजी का कोई एग्जाम है तो उसके लिए भी आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो एक तरफ से एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। जैसा कि आज हम लोग की ये 7वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग अपने मैदानी क्षेत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं भारत के। तो सबसे पहले आपको थोड़ा पीछे बताना चाहूँगा कि सबसे पहली हेडिंग हम लोग की थी कि भारत का भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग देखे कि हिमालय का उत्थान कैसे हुआ, यानी कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, संरचना कैसी है और क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। फिर उसका विभाजन भी हम लोग किए थे। जब हम लोग उत्तर पर्वतीय प्रदेश पढ़ लिए, यानी कि हिमालय को जब पढ़ लिए, अब भारत की हम बात कर रहे हैं। बीच में आता है मैदान भी देखने को मिलता है। पिछली क्लास में हमने मैदान की कुछ बातें चर्चा की हैं, जिसमें से मैदान में हम लोग उसका भी विभाजन किए थे। आपको बता दूं, कुछ वैज्ञानिकों ने नदी घाटी के आधार पर अपने मैदानों का विभाजन किया है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि नदी घाटी के आधार पर हटाइए, अब हम लोग इसे यहाँ पर पाई जाने वाली मृदाएं जो है, मृदा यानी कि सॉइल जो है, उनके आधार पर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है उसका विभाजन करेंगे। तो इस बेस पे भी वैज्ञानिकों ने नाम दिए कि ये वाला क्षेत्र जो है, इस मृदा के आधार पर इसका नाम ये बोला जाएगा। जैसे हम लोग नदी क्षेत्र के आधार पर देखे थे, गंगा नदी तंत्र की, जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो मैदान निर्माण किया गया था, वो गंगा नदी का मैदान बोला जाता है। जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा मैदान का निर्माण किया गया है, उसे सिंधु नदी का मैदान बोला जाता है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो मैदान तैयार किया गया है, उसे ब्रह्मपुत्र नदी की मैदान बोला जाता है। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मिट्टियों के आधार पर, मृदा क्षेत्र के आधार पर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है। आपको बता दूं, ये वाला जो क्षेत्र है भारत का मैदानी क्षेत्र है। इस आधार पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि भारत में कहाँ पे कौन सा कैसी मैदान है, कैसे उसका निर्माण हुआ है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, ये सब बातें आज हम लोग डिटेल में जानने जा रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए, इस बेस पे देखा गया कि बोला गया कि भारत का मैदानी क्षेत्र कुछ इस तरह से है। कुछ जगह भावर देखने को मिलता है, यानी कि जहाँ पे भावर मृदाएं पाई जाती हैं उसे भावर क्षेत्र बोला गया है। उसके बाद तराई क्षेत्र आता है, जहाँ पे तराई तरह की मृदा पाई जाती हैं, वो तराई आ गया। अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपका आता है बांगर आता है, फिर और आता है खादर। इन सबको हम लोग को डिटेल में पढ़ते चलना है। पहले आपको थोड़ा मैप के जरिए से ये थोड़ा फिगर आपको समझा लूँ। सबसे पहले हमें पता है कि नॉर्थ में भारत के हिमालय है, तो हिमालय भी कहीं ना कहीं आकर खत्म होगा। तो आपको पता है सबसे लास्ट में आता है शिवालिक, जो कि भारत से लगा हुआ है, यानी कि हम लोग के सबसे नज़दीक, मैदान के सबसे नज़दीक कौन है? शिवालिक है। कई श्रेणियां हैं, ये सब पीछे की क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सपोज दैट दोस्तों कि यहाँ पर आप देखेंगे भारत का क्या है, हिमालयी क्षेत्र है, और हिमालय में शिवालिक सबसे लास्ट में देखने को मिलता है। तो सपोज दैट ये क्या है आपका, यहाँ पर क्या है? शिवालिक है। ये क्या है आपका? यहाँ शिवालिक है। लोकेशन थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, मैप थोड़ा सही नहीं बना, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, इतना विश्वास करिएगा। ये आपका हो गया शिवालिक, यानी कि हिमालय का हिमालय। ठीक शिवालिक से जैसे ही हम नीचे उतरेंगे तो हमें कुछ क्षेत्र देखने को मिलेगा। ये क्षेत्र क्या रहेगा, यहाँ पर छोटे बड़े कई ढेर सारे पत्थर कंकड़ ये सब क्या रहते हैं, यहाँ पर मिलते हैं। ये वाला जो क्षेत्र रहता है, इसके ठीक इसके नीचे जिसे बोलते हैं हिमानी का गिरिपदी क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर पर्वत खत्म हो रहा है उसके ठीक बाद जो क्षेत्र शुरू हो रहा है वो गिरिपदी क्षेत्र हो गया। और इस क्षेत्र में बड़े बड़े कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ ऐसे क्या होते हैं, मिलते हैं इस क्षेत्र में। तो आप ये क्या हो गया, पहला क्षेत्र हो गया। ये क्या हो गया, हमारा पहला क्षेत्र हो गया मैदान में। आपको पता है इतने दूर में मैदान पाया जाता है। तो जो ठीक शिवालिक के बाद है वो क्या है, ये वाला क्षेत्र है जिसे बोलते हैं भावर है। ये क्या है, भावर है। तो इसका खास विशेषता आपको बता दूं, एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिएगा। आप कोई अपने किचन में जाइए और वहां से एक बाउल लीजिए, और उस बाउल में क्या कीजिए, आप गिट्टी जो घर और के बनाने में, निर्माण में काम में आती है गिट्टियाँ, उसको लीजिए, उसमें आप भर दीजिए उसे उस बाउल में। अब आप ये कीजिए, एक छोटी गिलास में पानी लीजिए और उस पानी को उसमें भर दीजिए। क्या आपको वो पानी ऊपर से दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि वो जो गिट्टियाँ हैं उसके नीचे जाकर पानी रहेगा, ऊपर से पानी नहीं दिखेगा।
ठीक वही कारण यहाँ भी है कि यहाँ पर ये जो छोटे बड़े पत्थर कही जाते हैं, तो इसमें से जो शिवालिक से जो नदियाँ आएंगी, शिवालिक से जो नदियाँ यहाँ से निकल के आएंगी, इसमें ऊपर से देखने में पता नहीं चलेंगी। ऊपर से यानी कि ये जो भाबर वाला क्षेत्र है, ये जो भाबर वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि यहाँ पर कंकड़ पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं, बोल्डर्स पाए जाते हैं। इस बेस पे वहाँ पे क्या होता है, नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं। जैसा कि आप प्रैक्टिकली भी अपने पास करके देख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, इस क्षेत्र में नदियां नहीं दिखाई देती हैं क्योंकि कंकड़ के नीचे से बीच बीच में से ऐसे पत्थर से बीच में से प्रवाहित होती हैं। तो ये हो गया हमारा भावर क्षेत्र बोलते हैं। अच्छा, ये खास बात है कि यहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो वृक्ष पौधे हैं इनका अभाव देखने को मिलता है, और जनसंख्या भी यहाँ पे कुछ खास देखने को नहीं मिलती है। किसमें? भावर वाले क्षेत्र में। तो नदियां जैसे ही शिवालिक से निकली वैसे कहाँ प्रवेश की? भावर में। और भावर में क्या होता है, यहाँ पर नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं। अब बात ये आती है कि बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आ गए, यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर जैसे भी हों। तो दोस्तों आपको पता है कि नदियाँ क्या करती हैं, अपरदन करके वहाँ से निक्षेपों को लाती हैं, यहाँ जमा करती हैं। तो जो हिमालय के जो टुकड़े हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, कई स्टोन्स कई तरह के होते हैं, वो क्या होती हैं, ला कर वो तोड़ती हैं, वहाँ से ला कर यहाँ नीचे जमा कर देती हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये भावर क्षेत्र जो है पथरीला क्षेत्र है, यानी कि कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र है, और इसमें नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, एक तरह से दिखती नहीं है ऊपर से, लेकिन नीचे नीचे प्रवाहित होती हैं। तो ये हो गया हमारा भावर क्षेत्र। ठीक इसके बाद जो क्षेत्र आता है वो आपको दिखता है तराई क्षेत्र, जिसे बोलते हैं। ये आपका क्या है, तराई क्षेत्र है, इतना दूर। अच्छा देखिए, यहां से नदियां आई, यहां भावर में प्रवेश की तो दिखना बंद हो गई, लेकिन जैसे ही भावर से बाहर निकली ये दिखने लगी। ये देखिए क्या है, नदी दिखने लगी। इसका मतलब कि अब हम लोग तराई वाले क्षेत्र में आ गए हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है आप कहिएगा? दूसरा, यानी कि तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र क्या होता है, इसमें नदियां जो भावर में नहीं दिखती थी, तराई क्षेत्र में आने के बाद नदियां इसमें दिखने लगती हैं। क्यों दिखने लगती हैं? क्योंकि अब इसमें उतना कंकड़ पत्थर नहीं पाया जाता। दूसरी बात, इसकी खास बात यह है कि ये वाला जो क्षेत्र है मलेरिया के लिए, यानी कि मच्छरों के पनपने के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह मानी जाती है। इस वजह से यहाँ मलेरिया का खतरा, मलेरिया की संभावना यहाँ ज़्यादा रहती है, और इस वजह से भी यहाँ जनसंख्या कम देखने को मिलती है। तो ये वाला आपका जो दूसरा क्षेत्र है, ये आपका क्या आ जाता है, तराई क्षेत्र। तो भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, इसमें हमने देखा को शिवालिक के ठीक बाद कहीं पर हमें भावर क्षेत्र देखने को मिल रहा है, उसके बाद हमें कहीं कहीं तराई क्षेत्र देखने को मिल रहा है। ये दो चीजें यहाँ क्लियर हो गई। इसके बाद आपका आता है बांगर। तो आपको बता दूं कि बांगर जो है ये भी क्या है, एक तरह की मृदा है, और खादर भी क्या है, मृदा है। जो नदियां होती हैं जब प्रवाहित होती हैं तो वो क्या करती हैं, अपने जल के साथ कुछ मलबे लेके चलती हैं, यानी कि धूल गड़ मिट्टी ये सब भी साथ में लेके चलती हैं। तो जो मृदा नदियों के जल के द्वारा लाई जाती हैं उसे बोला जाता है जलोढ़, बोला जाता है। जलोढ़ को भी दो भागों में बांट दिया जाता है, एक बांगर होता है, एक खादर। तो वही बांगर यहाँ खादर आप यहाँ समझिएगा। तो जो यहाँ नदियाँ, आप समझिए कि यहाँ पर नदियों का जल नहीं पहुँच पाता है। जो नदियाँ मैदान में प्रवाहित हो रही हैं उनका जल यहाँ नहीं पहुँच पाता है। तो इस वजह से ये मृदा बहुत पहले पहुँचता था, लेकिन अब क्या हुआ, इसका स्तर मतलब ऊंचाई ज़्यादा हो गई और यहाँ पर जल अब नहीं पहुँच पाता। तो यहाँ क्या हो गया, पुरानी बांगर मृदा हो गई। ये क्या बोला जाता है, बांगर क्षेत्र है। तो ये तीसरा क्या आपका हो गया, बांगर हो गया। अभी एक फिगर मैं और बनाऊंगा, उसको देखने के बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो तीसरा क्षेत्र क्या है आपका, यहाँ बांगर हो जाता है। नेक्स्ट आता है खादर। तो अब आपको पता चलेगा कि हम नदी के थोड़ा और नज़दीक आ गए हैं। सपोज दैट आपकी नदियां यहाँ प्रवाहित हो रही मैदानी क्षेत्र में, थोड़ा मैप नीचे चला गया है तो आप इमेजिन कीजिएगा, बस इमेजिन करते चलिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैदान हम लोग यहाँ तक चले आए तो मैदान यहाँ तक है। नहीं, मैदान का क्षेत्र आपको पता है, मैंने उस दिन बताया था कहाँ तक है। ये फिगर आपको थोड़ा बड़ा यहाँ पे हो गया है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग यहाँ तक बांगर तक पहुँच गए। अब हम लोग धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं नदियों की तरफ पहुँच रहे हैं। आपको पता है नदियाँ भारत की यहाँ प्रवाहित होती हैं। सपोज दैट इमेजिन करते चलिए गंगा नदी यहाँ इस समय प्रवाहित हो रही है मैप के हिसाब से, वैसे तो और ऊपर प्रवाहित होती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हम नदियों के करीब पहुँचते जाते हैं, और जैसे जैसे नदियों के करीब पहुँचते जाएंगे उसके बाढ़ वाले क्षेत्र में हम लोग प्रवेश करते जाएंगे।
नदियां क्या करती हैं, अक्सर बाढ़ लाती रहती हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जहां पर हर वर्ष साल में हमेशा क्या होती हैं, बाढ़ आ जाती हैं हर साल। बिहार हो गया आपका, असम हो गया, और भी कई राज्य हैं, पश्चिम बंगाल हो गया, ये सब में क्या होता है, बाढ़ आती रहती है। जब बाढ़ आएंगी तो वहां पे क्या होगी, नई मृदा आएगी, और जब नई मृदा आएगी तो इस क्षेत्र में एक और क्षेत्र बन जाएगा जिसे हम बोलेंगे खादर क्षेत्र। तो ये वाला क्या है, खादर वाला क्षेत्र है जो कि नई मृदा है। तो यहां पर हमने देखा कि जो हमेशा नदियों के द्वारा बाढ़ आ जाती है और नई मृदा चढ़ जाती है इसके ऊपर, वो वाला हमारा क्या हो जाता है, खादर क्षेत्र हो जाता है, खादर क्षेत्र हो जाता है। ये हमारा चौथा क्षेत्र हो गया। तो इस वजह से हमने पहले देखा, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहले आपको शिवालिक मिला, शिवालिक से जैसे ही वहां से नदियां प्रवाहित हुई, अपने साथ बोल्डर्स और बड़े बड़े कई पत्थर, छोटे बड़े पत्थर साथ में लाई और यहाँ इकट्ठा की। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जो नदियां आई इसके नीचे क्या होती है, विलुप्त हो जाती है, यानी कि ऊपर से दिखती नहीं है, और ये वाला क्षेत्र कहलाता है भावर क्षेत्र। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अब नदियां हमें दिखने लगी हैं। तो जब नदियां दिखने लगेंगे तो उसे बोलेंगे तराई क्षेत्र। फिर इसके बाद आते हैं तो यहाँ पता चलता है कि कई साल पहले यहाँ बाढ़ का पानी यहाँ तक पहुँचता था, लेकिन अब नहीं पहुँचता है। इस वजह से इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं कि बांगर क्षेत्र है सॉरी। लेकिन जैसे ही हम आगे पहुंचते हैं पता चलता है यहाँ पे तो बाढ़ हर साल आती है, हमेशा बाढ़ का पानी यहाँ पहुंच जाता है और नई मृदा आ जाती है, तो इसलिए इसे खादर बोला जाता है। और यही मृदा बहुत उपजाऊ भी होती है, खादर। तो उम्मीद है दोस्तों कि मृदा क्षेत्र के आधार पर जो भारत में मैदान का विभाजन किया गया है कुछ इस तरह से है, जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ शब्द इसमें प्रयोग किए जाते हैं, अभी आगे हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको एक फिगर और बना के इस टॉपिक को अच्छे से और समझाया जाए। सपोज दैट यहाँ आपका क्या है, शिवालिक है, ये क्या है आपका, शिवालिक है। ये वाला क्या है, शिवालिक है आपका। शिवालिक से नदियां क्या हुई, प्रवाहित होकर आगे आई। तो आपको पता चलेगा नदियां अपने साथ क्या लाती हैं, बड़े बड़े पत्थर लाती हैं, कई आकार के रहते हैं। सब क्या लाई, ये पत्थर लाई। तो जब ये पत्थर यहाँ आके गिर गया तो यहाँ इकट्ठा हो गया। नदियाँ ऊपर से आई, अपने जल को इसमें क्या की, गिराई, और जल क्या हुआ, नीचे ही रहेगा, ऊपर से देखने में जल नहीं दिखेगा नदी का। तो इसलिए हम कहते हैं नदी का जल या नदी यहाँ पे विलुप्त हो गई, दिख नहीं रही है। लेकिन तभी हमें पता चलता है, नदी जब आगे प्रवाहित होती है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे तो नदियाँ दिखने लगी हैं ऊपर से। तो यहाँ क्या होती हैं, ये वाले जो क्षेत्र है इसमें क्या होती है, नदियाँ यहाँ आपको दिखने लगेंगी। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसे बोलेंगे आपका भावर क्षेत्र रहेगा। और जहाँ पे नदियाँ दिखने लगेंगी वो क्या रहेगा, तराई क्षेत्र रहेगा। फिर और आगे जाएंगे, अब धीरे धीरे हम देखिए नदी की तरफ जा रहे हैं, और आगे गए तो हमें पता चला ये वाला क्षेत्र आ गया। तो इस वाले क्षेत्र में क्या होगा कि पहले बाढ़ आती थी लेकिन अब नहीं आती है, ये ऊंचा क्षेत्र है अभी भी, लेकिन क्या हो गया, वो ऊंचा क्षेत्र हो गया है। तो नदियां यहां पहुंची या इस तरह से समझिए, एक फिगर और मैं आपको बता रहा हूं। ये आपका शिवालिक बना दीजिए, ठीक है। आगे आपका यहां पे हमें बता दिया, यहां पर क्या रहेगा, भावर रहेगा, फिर तराई रहेगा, बांगर रहेगा बनाना है, फिर खादर बनाना है। तो जो सबसे शिवालिक के बाद में जो पथरीला क्षेत्र है ऐसे, वो आपका क्या है, भावर है। इसके बाद एक क्षेत्र आता है जिसे बोलेंगे कि तराई क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है। और आगे बढ़े तो हमें पता है आगे नदी प्रवाहित होती है। आगे नदी जब प्रवाहित होती है पता चलता है यहाँ पर पहले नदी का पानी पहुँचता था, लेकिन अब इस क्षेत्र में नदी का पानी नहीं पहुँचता। फिर तब तक पता चलता है कि ऐसे क्षेत्र में हम लोग आ गए जहाँ बाढ़ का पानी हमेशा पहुँच जाता है। फिर आगे हम पता चलता है कि यहाँ पे तो नदी घाटी, यानी कि इसमें नदी प्रवाहित हो रही है यहाँ पर। अब आप समझिए कि सबसे हिमालय के ठीक नीचे क्या है, भावर क्षेत्र है, जहाँ पर नदियाँ या नदी का जल अगर प्रवाहित होता है तो हमें ऊपर से दिखाई नहीं देता है। इसके बाद हम जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं तो पता चलता है इस भावर के बाद तराई क्षेत्र भारत में देखने को मिल रहा है। फिर जैसे और आगे बढ़ते हैं पता चलता है यहाँ पहले बाढ़ आती थी, अब नहीं आती है, जिसे बोलते हैं बांगर मृदा। इसके और आगे जाएंगे तो पता चलता है यहाँ नदी का पानी पहुँच जाता है, और ये हमेशा हर वर्ष लगभग यहाँ मिट्टियाँ नई परत जम जाती है, जिसे बोलते हैं खादर। फिर उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पता चलता है नदी प्रवाहित हो रही है, और इसी नदी का पानी यहाँ अब हर साल पहुँचता है। यहाँ पर
पहले पहुंचता था लेकिन अब नहीं पहुंचता, और ये वाला तो आपको मैंने बता दिया है क्या है। तो पहला क्या हो गया, भावर हो गया, भावर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर, और चौथा क्या हो गया, खादर। तो ये 4 विभाजन हमने यहाँ आपको बता दिया है। उम्मीद है इस फिगर के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से इस क्षेत्र को आप बिल्कुल बेहतर तरीके से समझे हैं। दोस्तों, आपको इसके अलावा कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जब भी मैदान पढ़ा जाता है। जैसे कहीं पर चो देखेंगे, कहीं चोस देखेंगे, कहीं पर आप डेल्टा का नाम सुनते हैं। इसी तरह के कई नाम आपको सुनने को मिलेंगे जब आप मैदान पढ़ते हैं। तो कहीं आपको आगे कोई कष्ट परेशानी न हो इस जीवन में, इसलिए मैं चाहूँगा कि उसे भी आपको यहाँ के आपके साथ चर्चा की जाए। तो एक बार चलिए उनको भी देख लेते हैं हम। तो दोस्तों, जब मैदान की बात किया जाता है, भारत में देखेंगे कहीं कहीं डेल्टा वाला क्षेत्र भी पाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, वो भी एक तरह से आपका मैदान ही है। तो इसलिए डेल्टा को भी इसमें पढ़ा जाता है। डेल्टाई प्रदेश क्या है, देखिए भारत में स्थित गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। इसका ज़्यादातर हिस्सा क्या है, बांग्लादेश में भी आता है, और आकृति इसकी चापाकार है। देखिए डेल्टा जो नदियों के द्वारा जो डेल्टा जहाँ जहाँ बनाया जाता है, पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का डेल्टा बनाती हैं, पंजाकार है कि चापाकार है, ये सब बातें। जैसे आपकी गोदावरी पूछ लिया कि कैसा डेल्टा बनाती है, गंगा की कैसी डेल्टा बना, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कैसा है, तो आप कहिएगा चापाकार है। इसके अलावा आपका सिंधु का पूछता है, फिर आपका मिसिसिपी नदी का पूछता है जो कि विदेश की अगर बात करें, और नील नदी का पूछता है कि ये कैसे डेल्टा बनाती है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, अभी इस समय याद अगर आपको आ गया है तो उसे अपने कॉपी में, अपने नोट में नोट कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा बनाती हैं वो कैसा डेल्टा है, चापाकार डेल्टा है। नर्मदा और ताप्ती, इसका जब डेल्टा की बात किया जाएगा आप कहिएगा कि ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्यों डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि ये ज्वार नद मुख बनाती हैं। कभी डिटेल में हम लोग जानेंगे, अभी आगे हम लोग को भी इंडियन ड्रेनेज सिस्टम भी इसी में पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है, नेक्स्ट हम लोग का हो सके तो ड्रेनेज सिस्टम भी पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि वो ज्वार नद मुख बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती हैं। डेल्टा का ऊंचा उठा हुआ भाग 4 तथा जलयुक्त गहरा भाग बिल कहलाता है। तो जो डेल्टा में ऊंचा उठा भाग रहता है उसे क्या बोलते हैं, 4 लगभग आप कह सकते हो, वहाँ जल नहीं पहुँचता है, बहुत कम पहुँचता है, या तो गहरा भाग बिल कहलाता है। जो 4 होता है यहाँ पर लोग निवास करते हैं, और बिल जो वाला क्षेत्र है यानी कि निचला क्षेत्र जो है, गहरा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर मछली उत्पादन किया जाता है। आगे क्या करें, 4 में मानव बस्तियां, जबकि बिल में मछली पालन होता है। जूट व चावल की कृषि के लिए महत्वपूर्ण, जूट और चावल देखते होंगे आप, जहाँ पर डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ नारियल की भी खेती की जाती है, नारियल बहुत देखने को मिलता है, चावल धान की खेती की जाती है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जूट और चावल की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है कौन, डेल्टाई प्रदेश। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर है। दोआब क्या है, अब नदियों का मध्यवर्ती क्षेत्र, जब 2 नदियां प्रवाहित हो रही हैं जैसे, और वो आगे जाकर उनका संगम है, या 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। कुछ इस तरह से अगर कोई नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है, फिर जब तक एक नदी और जाकर इसमें ऐसे प्रवाहित हो रही है, तो बीच का जो क्षेत्र रहेगा वो आपका क्या रहेगा, दोआब क्षेत्र रहेगा। बहुत उपजाऊ माना जाता है इस क्षेत्र को, और उत्पत्ति मुख्यतः मुख्य नदी व सहायक नदी से पहले हो जाती है। सिंधु और सतलज नदियों का दोआब प्रसिद्ध, देखिए यहाँ कट कर दीजिएगा, ये सतलज नहीं है, इसकी सहायक नदी क्या है, सहायक नदियों का दोआब प्रसिद्ध है। सिंधु व सहायक नदियों का दोआब प्रसिद्ध है। जैसे आपको पता है सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है और सतलज है। ये सब उसकी क्या है, लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाईं तरफ से आकर मिलने वाली सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ये 5 प्रमुख सहायक नदियां, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इसका जो दोआब क्षेत्र है यानी कि इनके बीच का जो क्षेत्र है इन नदियों के, वो क्या है, प्रसिद्ध है। तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज किसकी सहायक नदी है, सिंधु की। अभी हम लोग ड्रेनेज सिस्टम में ये सब अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये उम्मीद है क्लियर है। इसके अलावा भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। तो कुछ अलग जो शब्द और भी यूज किए जाते हैं मैदानों को पढ़ते वक्त, जैसे सबसे पहले और पढ़ते हैं खोल। खोल को क्या है देखते हैं, बांगर व खादर को अलग करने वाली उच्च भूमि होती है। ये जो बांगर है और ये जो खादर है, सपोज दैट यहाँ पे आपका क्या है, बांगर है थोड़ा और नीचे के, खादर जहाँ पे नदी का पानी पहुँच जाता है,
तो यहाँ पर आप देखेंगे बीच में कुछ उच्च भूमि होगी जो कि इधर के पानी को आगे नहीं चढ़ने देता, जिस वजह से इधर वाला क्षेत्र क्या बन जाता है, बांगर। तो यहाँ पे जो बीच में उच्च भूमि है यही खोल कहलाती है। पश्चिम और पूर्वी यूपी क्रमशः बांगर व खादर के क्षेत्र हैं जिन्हें 100 मीटर की कंटूर लाइन अलग करती है। कुछ यहाँ पे बीच में क्या होता है, ऊंचा क्षेत्र होता है, वही हमारा क्या है, खोल है। अगला कुछ शब्द यूज किया जाता है, शब्दावली जिसे आप बोलते हैं चो व चोस। देखिए चो व चोस दो नाम है। शिवालिक के दक्षिण ढालों पर उतरती हुई बरसाती नदियों को चो कहते हैं। शिवालिक है, वहां से जो बरसाती नदियां उतरती हैं दक्षिणी ढाल से, वो क्या है, चो है। ऐसी नदियों द्वारा शिवालिक की ढाल पर उबड़ खाबड़ जमीन बन जाती है और वही हमारा चोस कहलाता है। तो क्या कर रहा है, ऐसी नदियों द्वारा शिवालिक की ढाल पर उबड़ खाबड़ भूमि बन जाती है जिसे चोस भूमि कहते हैं। तो जो शिवालिक के द्वारा जो दक्षिणी ढाल से जो नदी प्रवाहित होगी, बरसाती नदी, वो क्या रहेगी, चो रहेगी, और उसके द्वारा जो उबड़ खाबड़ जमीन बना दी जाएगी शिवालिक के दक्षिणी ढाल पर, वो हमारा चोस कहलाता है। तो ये क्या हो गया, चोस भूमि हो गई। नेक्स्ट है रेह या कल्लर, भी आप कहीं कहीं नाम सुनते हैं। क्या है ये रेह और कल्लर? यह कल्लर हरित क्रांति के क्षेत्र में विकसित लवणी मृदा के क्षेत्र हैं। ये उत्पत्ति जल जमाव एवं वाष्पीकरण से मृदा में लवणों की मात्रा में वृद्धि होने से। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर किसी जल में लवण पाए जा रहे हैं और वहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ लवण की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। सागरों में भी आप देखते हैं, महासागरों में भी इस तरह की क्वालिटी देखने को मिलती है। बांगर मृदा के क्षेत्र में नमक युक्त सफ़ेद परत वाले क्षेत्र होते हैं। बांगर मृदा जहाँ पाई जाएगी, हो सके तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इमेज शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप उससे अच्छे से समझ सकते हैं ये कैसी होती हैं। जो बांगर क्षेत्र है वहाँ पर ऊपर देखेंगे आप सफ़ेद परत जैसी क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो ये ही कह रहा है कि जो रेह और कल्लर है, बांगर मृदा के क्षेत्र में नमक युक्त सफ़ेद परत वाला क्षेत्र होता है। आगे एक नाम सुनते हैं बेट भूमि या ब्लफ भी बोलते हैं, या जिसे धाया बोलते हैं। ये सिंधु के मैदान जो क्षेत्र होता है वहाँ पाया जाता है। क्या कह रहा है, सिंधु के मैदान का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। सिंधु का जो मैदान है वहाँ पर जो बाढ़ आती है हमेशा, वो क्या है हमारे, उसे क्या बोलते हैं, बेट भूमि या ब्लफ बोलते हैं। भारत में कहाँ पाया जाता है, पंजाब और हरियाणा में क्या होता है, आप कहेंगे बेट भूमि पाई जा रही है, ब्लफ भूमि पाई जा रही है, या धाया पाया जा रहा है। तो क्या करें, पंजाब हरियाणा में बेट भूमियाँ मिलती हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जो भारत मध्यवर्ती मैदान का आज हम लोग मृदा क्षेत्र के आधार पर विभाजन किया, ये समझ में आया। इसके अलावा कुछ और भी नाम प्रयोग किए जाते हैं, शब्दावली प्रयोग की जाती हैं, जैसे खोल, चो व चोस, रे या कलर, बेट भूमि या ब्लफ, या आप कह सकते हैं डेल्टाई क्षेत्र या खोल या दोआब। ये सब बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक चीज़ और आप यहाँ नोट कीजिएगा कि जो हमने दोआब को बताया है, इसका मैंने बताया कि सिंधु का दोआब क्षेत्र या उसकी सहायक नदियों जो दोआब क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर इसके द्वारा कौन सी नदियों द्वारा कौन सा दोआब बनाया जा रहा है, टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। आप वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको थोड़ा कष्ट करना होगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, उसे जाकर आप उस फ्री चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वीडियो, इमेजेस और आप कर सकते हैं एनिमेशन और कुछ आर्टिकल, करेंट अफेयर, ये सब भी वहाँ शेयर किए जाते हैं। यानी कि प्रिपरेशन में कोई कसर नहीं छोड़नी है, हर तरफ से हम लोग को अटैक करना है। तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको बता दूं, पीछे की क्लास भी बहुत बेहतरीन है, क्लासेज हैं, आगे की भी क्लासेज और बेहतरीन होने वाली हैं। तो अगर आप कोई क्लास मिस कर देते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहाँ से जाकर आप बाकी की क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हर क्लास के थंबनेल पर लेक्चर नंबर लिखे हैं, आप उस क्रम में पढ़िएगा जो कि आपके लिए बेहतर होगा। और दूसरी बात आपको बता दूं कि हमने पीछे की कई क्लासेस हो चुकी हैं इस सीरीज की, तो आप कोशिश कीजिएगा कि स्टार्टिंग से शुरू करें। तो दोस्तों अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस है, कुछ ना समझ में आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, ज़रूर उस आपका रिप्लाई किया जाएगा, आपका पूरा मदद किया जाएगा, पूरा सहयोग किया जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बातें रहेंगी। तो दोस्तों उम्मीद आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आ रही है। इंडियन ज्योग्राफी में आप बेहतर करना है आपको, और अब इस समय आप करना शुरू कर दिए हैं।
तो दोस्तों आएंगे नेक्स्ट क्लास में, हो सकता है कि हम अगली क्लास में भारत के प्रायद्वीप भारत, अब हम लोग पर्वतीय क्षेत्र हो गया, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र हो गया, और तीसरा हमारा आता है भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में हम लोग पढ़ेंगे, ये आप कह सकते हैं दक्षिण भारत का जो ये वाला क्षेत्र है इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कौन कौन सी संरचना क्या क्या पाई जाती है, क्या विशेषता है, कैसे निर्माण हुआ, ये सभी बातों को डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों आएंगे नेक्स्ट क्लास में अपनी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।